क्या आपने कभी गोलियों के निशानों से भरी और बीते युग की कहानियों से सनी इमारत देखी है? तो लखनऊ रेजिडेंसी में आपका स्वागत है। यह 19वीं शताब्दी में लखनऊ के ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सिर्फ एक घर नहीं था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह एक युद्ध क्षेत्र, प्रतिरोध का प्रतीक और हिंसा का एक दुखद दृश्य बन गया। हजारों अंग्रेज पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक क्रूर घेराबंदी के दौरान इन दीवारों के अंदर फंसे हुए थे। घेराबंदी के दौरान और भारतीय सैनिकों द्वारा कई बार झंडे को नीचे गिराए जाने के बावजूद अंग्रेजों ने 140 दिनों तक रात दिन यूनियन जैक को फहराया रखा। 1858 में इस स्थान पर फिर से नियंत्रण पाने के बाद अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता मिलने से एक दिन पहले तक 89 वर्षों तक बिना झुकाए झंडा बनाए रखा। उन्होंने इसे एक अनुस्मारक के रूप में किया कि लखनऊ वह जगह थी जहां उन्हें अपने अब तक के सबसे कठिन विरोधियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें असंख्य जिंदगियां गंवानी पड़ी। इस वीडियो में हम उन घटनाओं, खोई हुई जिंदगियों और रेजिडेंसी के पत्थरों में उकेरी गई कहानियों का पता लगाएंगे। बेली गार्ड गेट से हम रेजिडेंसी में प्रवेश करते हैं। लखनऊ के रेजिडेंट जॉन बेली के स्वागत के लिए नवाब सआदत अली खान द्वारा बेली गार्ड गेट बनाया गया था। लखनऊ रेजिडेंसी का निर्माण अवध के नवाबों द्वारा अंग्रेजों के लिए एक परिसर के रूप में किया गया था। अवध के नवाबों ने अंग्रेजों के साथ एक संधि की थी और उन्होंने नवाब के दरबार में प्रतिनिधि के रूप में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल नियुक्त किया था। रेजिडेंसी का निर्माण लगभग 1780 से 1800 ईस्वी के दौरान नवाब आसफ उद दौला के शासनकाल में अंग्रेजों के लिए एक आवासीय क्षेत्र के रूप में बनाया गया था और बाद में नवाब सआदत अली खान के शासनकाल में पूरा हुआ था। लखनऊ की घेराबंदी से पहले की घटनाओं को पहले समझते हैं। लखनऊ अवध प्रांत का हिस्सा था, जिस पर अवध के नवाबों का शासन था। 1856 में अंग्रेजों ने अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध का शासन अपने हाथों में ले लिया। नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता ले जाया गया। अंग्रेजों द्वारा अवध के इस तरह से अपने अधीन करने के बाद विद्रोह से पहले महीनों तक लखनऊ में तनाव बना हुआ था। धार्मिक और सामाजिक सुधारों को लेकर ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों में असंतोष था। कुछ सिपाहियों द्वारा धार्मिक रूप से अशुद्ध माने जाने वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलों की शुरुआत भी तनाव को बढ़ाने वाला एक कारक थी। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और यह खबर सिपाही दूतों या यात्रियों के माध्यम से अवध तक तेजी से पहुंची। 30 मई को ईद के त्योहार के साथ ही लखनऊ में तैनात सिपाही भी विद्रोह में शामिल हो गए। 1 जुलाई तक भारतीय सिपाहियों ने लखनऊ शहर पर नियंत्रण कर लिया था और ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया था। घेराबंदी के समय लखनऊ के ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी लॉरेंस, जिन्होंने विद्रोह भड़कने के मात्र 6 सप्ताह पहले ही यह पद संभाला था, वे भी रेजिडेंसी में चले गए थे। सभी अंग्रेजों को रेजिडेंसी में ले जाया गया था, जो अब रक्षा का केंद्र था। भारतीय सिपाहियों ने विभिन्न इमारतों पर रेजिडेंसी के बाहर हमला करने के लिए तैनाती कर ली और 1 जुलाई से ही बंदूकों और तोपखाने से रेजिडेंसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। अंदर फंसे लोगों में 1000 ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक, 712 भारतीय सैनिक, 153 नागरिक स्वयंसेवक और 1280 सामान्य निवासी शामिल थे, जिनमें सैकड़ों महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ब्रिटिश रक्षा 6 अलग अलग छोटी इमारतों और 4 किलेबंद बैटरी के आसपास व्यवस्थित की गई थी। बाहर लगभग 6000 से 8000 सिपाही थे, जिन्होंने रेजिडेंसी को घेर लिया था और विद्रोह में शामिल होने वाले स्थानीय जमींदारों की तरफ से कई सौ अन्य लड़ाके भी थे। भारतीय सिपाहियों के पास आधुनिक बंदूकें और कुछ पुरानी तोपें भी थी। 2 जुलाई 1857 को भारतीय सिपाहियों द्वारा दागे गए एक गोले से सर हेनरी लॉरेंस उनके कमरे में ही घायल हो गए और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कर्नल जॉन इंग्लिस नामक एक अधिकारी ने सैन्य प्रभारी का पद संभाला, जबकि मेजर जॉन बैंक्स ने नागरिक प्रभार संभाला। थोड़े समय बाद मेजर बैंक्स को एक भारतीय स्नाइपर ने गोली मार दी और जॉनी इंग्लिस पूरे कमांड संभालने लगे। घेराबंदी के पहले कुछ हफ्तों के दौरान भारतीय पक्ष ने रेजिडेंसी में घुसने के लिए कई दृढ़ प्रयास किए, लेकिन विद्रोहियों के पास एकीकृत कमान का अभाव था और वे रेजिडेंसी की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं हुए। वे लगातार रेजिडेंसी की विभिन्न इमारतों पर बमबारी और गोलियां चलाते रहे। कुछ प्रयासों में सैनिकों का एक समूह किसी विशिष्ट चौकी पर हमला करने की कोशिश करता था, लेकिन वे इन प्रयासों में विफल रहे, क्योंकि जैसे ही उनकी पहली पंक्ति को गोली मार दी जाती थी, वे अपने हमलों को सुदृढ़ नहीं कर पाते थे। घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों को कई मौतें गोलीबारी और गोलाबारी के साथ साथ भोजन की कमी, मानसिक तनाव और गर्मी व बारिश से जुड़ी बीमारियों के कारण भी हुई। ब्रिटिशों ने मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक के नेतृत्व में 16 जुलाई 1857 को कानपुर को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद उन्होंने लखनऊ रेजिडेंसी की घेराबंदी को हटाने के लिए लखनऊ जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें लखनऊ में भारतीय सिपाहियों ने रोक लिया और 11 अगस्त तक कोशिश करने के बाद वे वापस कानपुर चले गए, जो फिर से भारतीय विद्रोहियों के खतरे में था। बाद में मेजर जनरल सर जेम्स आउटराम, जिन्हें जनरल हैवलॉक के ऊपर कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने एक और हमले की योजना बनाई।
3,000 लोगों की ब्रिटिश सेना कानपुर से रवाना हुई और इस बार लखनऊ में एक कठिन लड़ाई के बाद वे लखनऊ रेजिडेंसी के अंदर जाने में सफल रहे। 25 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सैनिक रेजिडेंसी के अंदर पहुंचे। इस घटना को लखनऊ का पहला राहत के रूप में जाना जाता है। घेराबंदी के 87 दिनों में अंदर लड़ने वालों की संख्या घटकर केवल 982 रह गई थी। अगर विद्रोहियों ने अपने हमलों की ठीक से योजना बनाई होती तो वे रेजिडेंसी पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन अब अंदर सुदृढ़ीकरण आने के साथ रेजिडेंसी के अंदर के लोगों को लखनऊ से सफलतापूर्वक भागने की उम्मीद होने लगी। जेम्स आउट्राम ने लखनऊ के अंतिम हमले में शामिल हुए 2000 सैनिकों में से 500 को खो दिया था, इसलिए वे जानते थे कि इन लोगों को वापस कानपुर ले जाना आसान काम नहीं है। ये देखते हुए कि हजारों भारतीय सिपाही अभी भी बाहर अंग्रेजों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वे दूसरी राहत का इंतजार करने लगे। अब रेजिडेंसी के अंदर कुल मिलाकर आउट्राम कमान संभाल रहे थे, जॉनी इंग्लिश रेजिडेंसी क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे और हैवलॉक रेजिडेंसी के आसपास की इमारतों की रक्षा कर रहे थे। अगले 6 हफ्तों तक भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश रक्षकों पर बंदूक और तोप से गोलीबारी जारी रखी और उनके नीचे सुरंगों की एक श्रृंखला खोदी, लेकिन उनके हमलों को विफल कर दिया गया। अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश स्वयंसेवी सिविल सेवक थॉमस हेनरी कवन्ना को एक स्थानीय व्यक्ति कांजी लाल के साथ एक सिपाही के वेश में भेजा, जिसमें अगले हमले के लिए कुछ दिशा निर्देश थे। लखनऊ के लिए दूसरा अभियान सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में हुआ था। उनके दल में लगभग 3,500 पैदल सैनिक, 600 घुड़सवार और 42 तोपें थी। उन्होंने 14 नवंबर 1857 को कानपुर से प्रस्थान किया और हमले की योजना कवन्ना से मिले पत्र में मिली जानकारी के आधार पर बनाई गई थी। पिछले हमले में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्हें संकरे चारबाग पुल को पार करना पड़ा था और फिर लखनऊ की तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ा था, जहां भारतीय सिपाहियों ने उन पर भारी गोलीबारी की थी। इसलिए इस बार कॉलिन कैंपबेल ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए और दिलकुशा बगीचे की ओर बढ़ते हुए एक अलग रास्ता अपनाया। इसके बाद वे ला मार्टिनेरे स्कूल की ओर बढ़े। 15 नवंबर को ब्रिटिश सेना ला मार्टिनेरे से उत्तर की ओर उस स्थान पर आगे बढ़ी जहां नहर गोमती नदी से मिलती है। वे वहां से सिकंदराबाद नामक एक 4 दीवारी वाले परिसर में प्रवेश कर गए, जो रेजिडेंसी के बहुत निकट था। इसके बाद उन्होंने हमला किया और शाह नजफ नामक एक मस्जिद पर कब्जा कर लिया। रेजिडेंसी की तरफ हैवलॉक और आउट्राम ने रेजिडेंसी के पास की लाइन को साफ किया और संरक्षित किया और खुद को चतर मंजिल में तैनात किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि कैंपबेल ने सिकंदराबाद पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने रेजिडेंसी और सिकंदराबाद के बीच स्थित मोती महल नामक एक अन्य इमारत पर कब्जा कर लिया और 16 नवंबर को ब्रिटिश राहत बल रेजिडेंसी के अंदर चला गया। इस घटना को लखनऊ के दूसरे राहत के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश राहत बल के अंदर आने के बाद यह निर्णय लिया गया कि वे लखनऊ से बचे हुए अंग्रेजों को कानपुर ले जाएंगे, जिसे अंग्रेजों ने सुरक्षित कर लिया था। निकासी 19 नवंबर को शुरू हुई। कैंपबेल के तोपखाने ने कैसरबाग पर गोलाबारी की ताकि विद्रोहियों को ये लगे कि हमला आसन है। इस दौरान भारतीय सिपाहियों की नजर से बचने के लिए खुले स्थान को कैनवास के पर्दों से ढक दिया गया। महिलाओं, बच्चों, बीमारों और घायलों को पैदल या विभिन्न प्रकार की गाड़ियों अथवा डोलियों में इन पर्दों की आड़ में दिलकुशा पाक ले जाया गया। अगले 2 दिनों में आउट्राम भी उनके पीछे हट गए। दिलकुशा पाक में हैवलॉक को अचानक पेचिश का दौरा पड़ा और 24 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई। अब पूरी सेना और काफिला अलामबाग की ओर बढ़ गया। कैंपबेल ने अलामबाग की रक्षा के लिए आउट्राम को 4000 सैनिकों के साथ छोड़ दिया, जबकि वह खुद 3000 सैनिकों और अधिकांश नागरिकों के साथ 27 नवंबर तक कानपुर पहुंच गया। अगले कुछ महीनों तक भारतीय विद्रोही सिपाहियों का लखनऊ पर नियंत्रण था। ऐसा लगभग लग रहा था कि अंग्रेजों से आजादी मिल गई है। लेकिन कॉलिन कैंपबेल ने 1858 में फिर से हमला किया, जो 6 मार्च से शुरू हुआ और 21 मार्च तक लखनऊ को पूरी तरह से वापस ले लिया, जिससे भारतीय सिपाहियों की सभी लड़ाइयों का अंत हो गया। पहले घेरे के दौरान जो 87 दिनों तक चला और दूसरे घेरे के दौरान जो 61 दिनों का था, अंग्रेजों ने अपने झंडे यूनियन जैक को लगातार दिन रात फहराते रखा। आमतौर पर शाम को रस्सी के सहारे झंडा नीचे कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ झंडे को एक खंभे पर कील ठोक दिया गया था और इसे लगातार फहराया जाता था। लखनऊ पर फिर से ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने रेजिडेंसी के ध्वजस्तंभ पर यूनियन जैक को लगातार 24 घंटे तक फहराने का एक विशेष आदेश पारित किया। जब तक ब्रिटिश भारत में रहे, उन्होंने इस परंपरा का पालन किया। भारत के स्वतंत्र होने से एक दिन पहले झंडे को नीचे कर दिया गया, ध्वजस्तंभ को काट दिया गया और आधार को हटाकर सीमेंट कर दिया गया, ताकि वहां कभी भी कोई अन्य झंडा न फहराया जा सके। लखनऊ घेराबंदी से जुड़ा एक और रिकॉर्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ही दिन में दिए गए विक्टोरिया क्रॉसों की सबसे बड़ी संख्या थी।
जो कि 24 थी, जो 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के दूसरे राहत अभियान में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को दी गई थी। इस वीडियो में हमने लखनऊ के घेराबंदी की कहानी को समझा। अगले वीडियो में हम रेजिडेंसी के अंदर की संरचनाओं को देखेंगे और वे घेराबंदी से कैसे जुड़ी थी। अगर आपको यह वीडियो देखना अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।